नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बार फिर से एएलपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और इसमें करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10/8/2018 का शिफ्ट 1। 10/8/2018 का शिफ्ट 1 करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग करेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन करेंगे, जनरल नॉलेज का और जनरल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करिए आज का पहला क्वेश्चन से। यानी पहला क्वेश्चन देखिए कहाँ है, हीलियम से है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों की बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों की बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 8। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेलों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ठीक है, नोबेल गैस कौन कौन हो जाएंगे, नियॉन, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उसके बाद आते हैं जीनॉन, उसके बाद रेनॉन, है ना। तो ये क्या सारे क्या है, ये अकीरिय गैस है यानी नोबेल गैस है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या पहले कितना होगा, तो नियॉन का हो जाएगा 10, ठीक है, ऑर्गन का हो जाएगा 18, उसके बाद क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का हो जाएंगे 54, इसका हो जाएगा 86, ठीक है। तो इसकी बाहरी सेलों में अगर बात करें तो इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले देखिए इसका कितना परमाणु संख्या 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हैं। यानी 2 8, उसके बाद 2 8 8। उसके बाद आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का हो जाएगा कितना, 18। तो 18 को क्या लिखेंगे 2 8 और 8, है ना, 2 8 और 8 लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह लिखेंगे क्रिप्टॉन का एक मिनट क्या, इसी तरह क्रिप्टॉन का लिखेंगे। क्रिप्टॉन का कितना होता है, तो 36। क्रिप्टॉन का कितना हो जाएगा, तो 36, है ना। यहाँ लिख देते हैं क्रिप्टॉन का 36। इसमें लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 फिर 18 और 8। इसको सबको ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। इसको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। एक किसका हो जाएगा, तो क्रिप्टॉन का। इसी तरह सभी को आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीलियम के बारे में जान लेते हैं कुछ। हीलियम क्या है कि एक हल्का गैस है। हीलियम एक तरह से एक हल्का गैस है और वायुयान के टायर में हीलियम गैस ही भरा जाता है। वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरा जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि हल्का होता है। यह रंगीन और स्वादहीन गैस भी होता है। यह है जो रंगीन और स्वादहीन है। इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है हीलियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो
उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वो क्या कहलाता है? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे जड़त्व। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जड़त्व बोलते हैं, है ना, इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व का उदाहरण हम इसका देकर समझा सकते हैं। अगर कंबल को डंडे से पीटने पर धूलकण जो होते हैं वो झड़कर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये क्या उसमें जड़त्व है? कंबल को अगर हम डंडे से पीटते हैं तो उसका धूलकण है जो उसमें क्या हो जाता है? झड़कर अलग हो जाते हैं। या तो चलती हुई गाड़ी में कोई भी अचानक ब्रेक लगाने पर बैठे यात्री आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। वो भी एक तरह से क्या है? जड़त्व का उदाहरण है। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व की परिभाषा मिलता है। जड़त्व का परिभाषा कहाँ से मिलता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम से, क्योंकि न्यूटन के अनुसार जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। ठीक है। न्यूटन अपने गति के नियमों को अपनी पुस्तक किस में रखा था? तो प्रिंसिपिया में रखा था। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या किसका परिभाषा मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन का प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है। ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा भौतिक ऊर्जा है जो ये मात्रात्मक संपत्ति है जिसे किसी वस्तु पर काम करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ऊर्जा एक संरक्षित मात्रा है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को रूप में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन इसे बनाया नहीं या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिटरियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका हो जाएंगे सुदीप्ता दास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सुदीप्ता दास के द्वारा। नमिता गोखले की बात करते हैं। नमिता गोखले की बात करते हैं। इसने क्या किया था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निर्देशक हैं ये। ठीक है। इसका नमिता गोखले के उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था नमिता गोखले को। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए। बोला जा रहा है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या किया था? ध्यान केंद्रित किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में धातु और अधातु तत्वों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। इसमें क्या है कि मेंडलीफ में धातु और अधातु के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। इसके आवर्त सारणी में हीलियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। मेंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ा बाद में इस पर क्या किया? ज्ञात होने वाले तत्वों को नाम लिखे जाए। इसमें कुछ है कि
जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो उसे बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए बाईं ओर क्या किया गया, इसको रखा गया, है ना, इसको बाईं ओर रखा गया। इसमें इन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया था। मेंडलीव को अबार्ट सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अबार्ट सारणी के नियमों को मेंडलीव द्वारा आगे रखा गया था और मेंडलीव ने एक अबार्ट नियम तैयार किया जिसमें कहा गया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। क्लियर हो गए होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। ऐसे इसको हम, इसका सही उत्तर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, अजय सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषक प्राप्त करते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है कि दूसरे के ऊपर निर्भर होना, है ना। परजीवी जो ऐसा होता है जो दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। तो परजीवी के रूप में पौधे से ही पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो इसका हो जाएंगे कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा है जो एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषक प्राप्त करता है ना। परजीवी जो एक जीव है जो दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है। एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है, उसको हम लोग परजीवी। इसमें कुछ और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कवक हो गया, कवक जीवाणु हो गया, कवक जीवाणु, इसके अलावा जीवाणु विषाणु, है ना, ये सारे क्या है, परजीवी है। विषाणु, ठीक है। एक होता है सहजीवी, इसमें दोनों जीवों के परस्पर लाभ संबंध होता है। सहजीवी में क्या होता है कि दोनों जीवों को लाभ होता है, मगर परजीवी में क्या होता है कि एक जीव होता है जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है। यानी इसमें केस्कूटा है जो किस पे आश्रित है, तो पौधे पर आश्रित है। केस्कूटा है जो इसमें पौधे पर आश्रित है, एक जीव है दूसरे जीव पर आश्रित है। सहजीवी में दोनों परस्पर लाभ कमाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों के कलियां पैदा होती है। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि इसमें बीजांड के भीतर भ्रूण कोष होता है। एक बीजांड होता है, बीजांड के भीतर क्या होता है, भ्रूण कोष होता है। बीजांड के भीतर भ्रूण कोष होता है। पुष्पों का अध्ययन हम लोग किसको बोलते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन बोलते हैं एंथोलॉजी को। और जो बीजांड होता है ये अंडाकार होता है। ये कैसा होता है, तो अंडाकार के रूप में होता है। एक होता है थैलोफाइटा, इसको बोलते हैं थैलोफाइटा इस वर्ग में शामिल पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां में विभाजन नहीं होता। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल बता देते हैं थैलोफाइटा के। शैवाल में क्या हो जाएंगे, शैवाल में एग्जाम्पल हो जाएंगे एलोथ्रिक्स, एजोला और एस्प्रियोगेरा। कवक में एग्जाम्पल हो जाएंगे मशरूम। लाइकेन की बात करते तो एल्गी और फंगी इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। डैश दिया है और बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएंगे प्लाज्मोडियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में रहते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का संघ का प्राणी है। प्लाज्मोडियम है जो, ये क्या है कि प्रोटोजोआ संघ के एक प्राणी है। प्लाज्मोडियम कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। कुछ जाति के जो होते हैं प्लाज्मोडियम उसको मलेरिया परजीवी भी बोलते हैं। ठीक है। राइजोपस पौधों पर मृतजीवी कवक और जानवरों पर विशेष परजीवी है। जो राइजोपस है पौधों पर जो मृतजीवी कवक है और जानवरों पर विशेष परजीवी है, या संग्रहित खाद्य पदार्थों के अपघटन का एक क्या है? सामान्य कारक है। प्लेनेरिया की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। प्लेनेरिया पारंपरिक वर्ग टेबेलेरिया के कई फ्लैट वर्म में से एक है। ये पारंपरिक वर्ग में यहाँ लिख देते हैं टेबेलेरिया। ठीक है, टेबेलेरिया के कई फ्लैट वर्म में से एक है। खारे पानी, मीठे पानी के तालाबों और नदियों में दोनों में रहते हैं प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र। प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना होता है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। C3H8 ये किसका सूत्र होता है? ये मीथेन का आणविक सूत्र है। मीथेन का आणविक सूत्र है। प्रकृति में लगभग 95% हाइड्रोजन पाए जाते हैं और मीथेन की बात करते हैं तो 80% मीथेन पाए जाते हैं। एलपीजी में ज़्यादातर ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। एलपीजी में क्या चीज़ पाए जाते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन गैस का प्रयोग किस में किया जाता है? विस्फोटक के रूप में। और जो एलपीजी में गंध निकलती है इथाइल मरकेप्टेन के कारण। इथाइल मरकेप्टेन के कारण जो एलपीजी गैस में गंध निकलती है। एक और फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो CnH2n+2। ये क्या हो जाएंगे? एल्केन का सामान्य सूत्र। एन का कार्बन परमाणु की संख्या होगा इसमें, n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है। किसका है? तो एल्केन का। ठीक है। और C4H10 ये किसका सूत्र हो जाएंगे? तो ये ब्यूटेन का हो जाएंगे। C4H10 ब्यूटेन का। C2H6 ये हो जाएंगे इथेन का। ठीक है, लगभग सभी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो पवन के लिए ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है ना? पवन ऊर्जा के लिए तो गंगा के मैदान तो नहीं होंगे। उसके बाद बात करते हैं हिमालय पर्वत भी नहीं होंगे, दक्कन के पठार ये भी नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी है, सी पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्या है, क्षमता है वहाँ, क्योंकि हिमालय पर्वत है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत के पठार के नामचा बर्मा पर्वत चोटी का विस्तृत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7782 मीटर है। क्या है कि हिमालय पर्वत है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर, ठीक है, के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, और उत्तर में स्थित तिब्बत के पठार जो है नामचा वर्मा पर्वत चोटी तक क्या है, ये विस्तृत है। दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं तो दक्कन के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अधिकांश भाग है। इसमें दक्कन के पठार वाले भाग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भाग है। इसमें साथ में पश्चिम आंध्र प्रदेश भी आ जाते हैं, कुछ कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य भी कुछ इसमें इसके भाग शामिल होते हैं। पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है उत्तर में तापी नदी के बाएं तट पर, उत्तर में है जो तापी नदी के बाएं तट से पश्चिमी घाट, इसके उत्तर में बाएं तट से, इधर वाला बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अंतरिक्ष तक क्या है, फैला है। 1600 मीटर की लंबाई है इसकी, 1600 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट और सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में फैला हुआ है ना। भारत के ये कितने राज्यों में है तो 6 राज्यों में पश्चिमी घाट है जो भारत के 6 राज्यों में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में फैला हुआ भारत के पश्चिमी घाट। क्लियर है। उसके बाद पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी जो केरल में स्थित है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695, ये भी पूछा जाता है इसकी हाइट, तो 2695 अनाई मुंडी की ऊंचाई। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। 2017 का, ये भी 2017 का करेंट है, 2016 का। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखिए कि ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा तय की जाती है। यानी ध्वनि है जो हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करते हैं। इस प्रकार है जो 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो अशांति, स्रोत, रिसीवर और कण, है ना, ये किसके द्वारा तय की जाती है। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए। तो इसका सही उत्तर की बात कर चलते हैं तो हम लोग इसका हो जाएंगे अशांति के द्वारा, है ना। ये किसके द्वारा तय की जाती है तो अशांति के द्वारा। ध्वनि हवा में विक्षोभ के रूप में यात्रा करता है। ध्वनि है जो हवा में तो किसके रूप में, तो विक्षोभ के रूप में यात्रा करता है। साथ ही साथ जो संपीड़न एवं विसलीकरण के रूप में भी होती है। संपीड़न और विरलीकरण के रूप में होती है। हवा में कण उनके अपनी सामान्य अवस्था की स्थिति की ओर आगे पीछे दोलन करते हैं, लेकिन विक्षोभ जिसको हम लोग किसके नाम से बोलते हैं, अशांति, विक्षोभ के ही क्या बोलते हैं, अशांति, यात्रा करता है, न कि कण के रूप में। विक्षोभ का मतलब क्या होता है, अशांति, है ना। तो इसको याद रखिएगा पॉइंट, विक्षोभ का मतलब अशांति के रूप में यात्रा करता। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 1 बिलियन का पीएच जो है 3 है। इसका मान कितना दिया है, 3। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी और टेक्नीशियन में। 1
विलयन का पीएच मान जो कितना दिखाया जा रहा है 3 है, और जब पीएच मान बदल बदल जाता है तो छो हो जाता है, बदलने के बाद 3 से छो हो जाता है, तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, मतलब कितना गुना बढ़ जाएगा इसमें, है ना। इसमें कितना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो गुना के हिसाब करें तो ऑप्शन नंबर सॉरी कितना गुना हो जाएगी, तो कितना गुना यानी 10,000 गुना क्या हो जाएगी, इसमें कम जाएगा। 3 से 6 हो जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, 1,000 गुना इसमें कम हो जाएगी। ठीक है। पीएच मान कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से 14 तक, 0 से 14 तक पीएच मान शुरू होता है। आम्ल और क्षारों की आधुनिक संकल्पना लॉरी किसके, लॉरी और ब्रॉन्स्टैंड 1900 ब्रॉन्स्टैंड ने कब किए थे, यहाँ लिख देते हैं ब्रॉन्स्टैंड ब्रॉन्स्टैंड ने 1923 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1923 में किए थे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले पथ को लाल कर देता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला जा रहा है ओम के नियम के अनुसार यदि करेंट यानी आई बढ़ता है ना, उसका धारा है जो आई बढ़ता है और संभावित वोल्टेज भी स्थिर रहता है, उसमें वोल्टेज है जो स्थिर रहता है, करंट है जो बढ़ता है ओम के नियम के अनुसार, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रतिरोध कम हो जाएगा कि विभवांतर घट जाएगा, प्रतिरोध अपवर्तित रहेगा या प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ओम के नियम के अनुसार आगे करंट है जो आई है जो बढ़ रहा है, अब वोल्टेज को स्थिर रख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, विभवांतर घट जाएगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा या प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रतिरोध है जो कम हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा कम होगा, यानी करंट को हम बढ़ाएंगे और वोल्टेज को स्थिर रखेंगे तो प्रतिरोध यानी आर ये क्या हो जाएगा, ये कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध कम होने से विद्युत धारा अधिक प्रभावित होता है, जैसे ही प्रतिरोध को कम करेंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रभावित होगा। प्रतिरोध को एसआई मात्रा कितना क्या होता है, तो ओम होता है ना, ओम इस टाइप से लिखते हैं ओम, प्रतिरोध को एसआई मात्रा ओम होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, तो इसका 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है, अनंत क्या होता है कि एक मिनट, आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घट जाता है। ये याद रखिएगा कि तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और घटने से घट जाएगा। अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध ये भी अलग अलग होते हैं। ओम का नियम बताता है कि दो बिंदु के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अनुपाती होता है, यानी V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, तो हम लिख सकते हैं R बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो R बराबर V/I लिख सकते हैं, V/I लिखेंगे ना, R बराबर V/I, तो R बराबर R प्रोपोर्शनल V/I यहाँ लिखे हैं, क्योंकि इसलिए यदि धारा बढ़ती है तो वोल्टेज स्थिर होता है और प्रतिरोध कम हो जाएगा। धारा को हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, स्थिर होगा, है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये स्थिर रहेगा और प्रतिरोध है जो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है देखिए। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय विजेता इतिहास रचाए या क्या खेल, इनका खेल क्या है उनका। तो ये हो जाएंगे लंबी कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे भाला फेंक, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, भाला फेंक में। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि जो तेलुगु है, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर राज्यम पार्टी, प्रजा राज्यम पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करेंट का 2017 का, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि के ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या की बात करें तो हो जाएंगे 3। इसका क्या हो जाएंगे 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं O3। इसको कैसे लिखते हैं, O3 के रूप में लिखते हैं। इसका अनुसूत्र होता है ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन सड़ी मछली जैसी गंध होती है उसमें, ओजोन में। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ओजोन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देता है। ओजोन गैस ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों के रूप में काम करता है। ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों के रूप में क्या होता है, प्रदर्शित करता है। ट्राई ऑक्सीजन के रूप में भी प्रसिद्ध ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 ही लिखा जाता है। ओजोन शब्द ग्रीक शब्द है जो ओजिन, किसे, ओजिन 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 से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सूंघना। जिसका अर्थ क्या होता है, सूंघना। ठीक है। ओजोन एक परत पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद होती है। अल्ट्रा वायलेट किरण को पृथ्वी की सतह पर आने से क्या करती है, रोकती है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला जा रहा है कि डैश मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर आते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। कौन थे जो मुस्लिम संत जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद चिराग, जो नसरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में बसाया था और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। बसाने के बाद क्या कर लिया अकबर ने, इसे यहाँ पे राजधानी बना लिया गया। साथ ही साथ बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा की बात करते तो ये भी कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर के संरक्षण की बात करते तो अकबर के संरक्षण कौन थे, तो इसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था, बैरम खां। ठीक है, अकबर का संरक्षण कौन था, बैरम खां। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को काटा जा सकता है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उत्तर बताइएगा।
ऐसे हम इसको बता देते हैं। सोडियम धातु ये है सोडियम, सोडियम है, उसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है, इसको संग्रहित किया जाता है। सोडियम बहुत ही क्रियाशील तत्व है, यानी एक्टिव है होने के कारण क्या है कि मुक्त अवस्था में ये नहीं रखते हैं इसको। सोडियम चांदी की तरह ये चमकीला होता है, यह पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरता है। सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम बात करें तो एक क्या है कि क्षार धातु है। सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम धातु का उपयोग अपचायक रूप में होता है। यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है, जबकि लोहा और सोना ये सब कठोर होते हैं, है ना, और लचीले तन भी होते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फूल केंद्र में मौजूद होता है? कौन सा फूल है जो केंद्र में मौजूद होता है? तो इसको बोलते हैं अंडप। इसको क्या बोलते हैं? अंडप। क्या होता है इसका? इसका सही उत्तर होते हैं अंडप, है ना। अंडप जो है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अंडप। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पुष्प के 4 भाग होते हैं, वादल पुंज, दल पुंज, पुमंग। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से क्या करती है कि विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है ना। जब प्रकाश की एक किरण है जो सघन माध्यम से क्या करती है कि विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर, उसके बाद क्या होती है कि इसका गति है जो बढ़ जाती है। ठीक है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह अभिलंब से दूर बढ़ जाती है और गति बढ़ जाती है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन भी क्या होता है? सबसे कम होता है। समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो सबसे अधिक होता है। उसके बाद बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है ना। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है जो कम होता है। इसके बाद बात करते हैं प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िए। बोला जा रहा है कि फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध है कि ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बोस्टन में है। ये क्या है कि बोस्टन में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका है जो 17 जुलाई 1776 में स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता? कौन सा है जो इसका रूप नहीं होता? तो गति ऊर्जा होगा, उसमें उष्मीय ऊर्जा होंगे, यांत्रिक ऊर्जा होंगे, बट रासायनिक ऊर्जा उसमें नहीं होंगे। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गति ऊर्जा कहते हैं।
स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट। इसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साइकिल चलाते समय टायरों की सड़क के सतह के बीच की घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के संयोजन को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोला जा रहा है किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हम लोग क्या करना है, सही कथन को चयन करना। तो कथन के हिसाब से इसका क्या हो जाएंगे, कथन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान होगी। कार्बन के 1 मोल और हीलियम के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल का मान कितना होता है, 6.022 10⁻23। ठीक है, ये परमाणु है 1 मोल के। कार्बन के 12 ग्राम के 1 मोल में ये भी क्या हो जाएंगे, 6.022 10⁻23, सॉरी माइनस नहीं होगा, 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या की बात करें तो सेम होंगे इसका, इसलिए एक कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं। यानी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग इसमें किस गैस का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग बल्ब भरने में भी किया जाता है, इसका विद्युत बल्ब में। तरल नाइट्रोजन में बैल के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है, और 4 डिग्री पर यह क्या होता है, खाना भी नाइट्रोजन में 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है खाना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन को फ्रीज करते हैं, यानी फ्रीज में रख देते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 46% होता है ना। हवा में ऑक्सीजन खराब होने का मुख्य कारण यही है, नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला जा रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गति ऊर्जा क्या होगी। इसका पूछा गया है गति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ 4 मीटर प्रति, कितना स्पीड है इसका भी, 4 मीटर प्रति सेकेंड से 0.5 किलोग्राम वजन है। तो 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं ना, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट है 0.5 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 4 × 4, क्योंकि इसका वेग कितना दिया गया, वेलोसिटी स्पीड 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको काट दीजिए 4 से 2 बार में, 5 से 1 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया बराबर 4 जूल। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 4 जूल। कितना सिंपल था। ठीक है,
आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संकुचित स्लिंकिंग को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब किसी संकुचित स्लिंकिंग को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा गति ऊर्जा में। किस में हो जाएंगे? गति ऊर्जा में हो जाएंगे। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग स्थिति ऊर्जा करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण और उसकी स्थिति के कारण होती है, उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। संवेग 2 गुना करने पर गति ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार दबाकर लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक बार शेयर कर दें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।